बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शहर का संग्राम, कयामत की रात बीत गई और अब जो दिन चलेगा वो भी दरअसल कयामत का होगा, न सिर्फ बारिश के लिहाज से बल्कि वोटिंग के लिहाज से भी। निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज मतदान होना है। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 40 से ज्यादा जिले हैं, 214 नगरीय निकाय में वोटिंग होनी है। 6,829 मतदान केंद्र, 49,09,280 मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 25 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, 23 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं, 5 नगर निगम है, 40 नगर पालिका परिषद है और 169 नगर परिषद है। इनके लिए वोट डाले जाने हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी बारिश, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं किए जाने का दावा किया गया है। तो कुछ देर बाद चुनाव बेहद दिलचस्प मुकाबले खंगालने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं महापौर का मुकाबला, देवास गीता अग्रवाल बनाम विनोदिनी व्यास। शहर का संग्राम, कटनी की क्या स्थिति? बीजेपी से ज्योति दीक्षित, कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल। तीसरे समीकरण की भी बात करेंगे। बीजेपी से प्रहलाद पटेल, रतलाम से मयंक जाट कांग्रेस की तरफ से। आखिरी दौर में ये दोनों नाम तय हुए थे। रतलाम बेहद दिलचस्प सीट। मुरैना की बात कर ली जाए, मीना मुकेश जाटव बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से शारदा सोलंकी, शारदा राजेंद्र सोलंकी। शहर का संग्राम, मुरैना का महापौर कौन, मैडम महापौर कौन? रीवा की बात कर ली जाए, प्रबोध व्यास वर्सेस अजय मिश्रा, बाबा भी इन्हें कहते हैं। 5 नगर निगम जो बेहद महत्वपूर्ण है, इनमें क्या स्थितियां हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो आज मतदाता पहुंच रहा है। अगर आपके निकाय क्षेत्र में, यानी आप यहां के मतदाता हैं इन 214 नगरीय निकाय में से कहीं से भी, तो मतदान जरूर करें। बारिश की थोड़ी सी बूंदों से डरना नहीं है, आंधी से डरना नहीं है, तूफान से डरना नहीं है, जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। पिछले चुनाव में वोटिंग का कम परसेंटेज पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बना और अब आज जबकि अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से 48 घंटों के लिए, बावजूद इसके आप बंपर मतदान के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, यह तय है। 6,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां वोटिंग होनी है। तो निकाय की लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आई। पार्टियों ने झोंक दी पूरी ताकत। – 49 लाख से ज्यादा मतदाता है। निकाय चुनाव का अंतिम चरण, 5 नगर निगम जिन पर खास निगाहें बनी रहेंगी। अंतिम चरण के लिए मतदान थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और हमारे तमाम सहयोगी वो भी लगातार तैनात हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। सुशील मुरैना से अपडेट हमें लगातार पहुंचाएंगे। सुधीर रतलाम में मोर्चा संभाले हुए हैं और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो इसी तरह तैनात रहेंगे। सुशील, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुरैना से क्या सियासी समीकरण, क्या मुद्दे और किस तरह से स्थिति आप अभी इस वक्त देख रहे हैं? मौसम का हाल भी अगर आपके पास हो तो बहुत शॉर्ट में। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए ललित जी, ग्वालियर चंबल की बात करें तो चंबल का जो संभागीय मुख्यालय मुरैना नगर निगम है, ग्वालियर चंबल संभाग की दूसरी बड़ी नगर निगम है और यहाँ चुनाव महत्वपूर्ण है। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम फिलहाल तो साफ है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो जरूर उतार चढ़ाव भरा रहता है। मुरैना नगर निगम का ये दूसरा चुनाव है। 7 साल पहले जब मुरैना नगर निगम का गठन हुआ था, उसके बाद
यहाँ दूसरा चुनाव है, पहली बार बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी और इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। हमारे साथ मुरैना के संवाददाता दुष्यंत भी है, इनसे जानते। दुष्यंत, किस तरह का जो है मौसम लग रहा है, चुनावी मौसम किस तरह का है इस बार? देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस है उन्होंने पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों ने यहाँ झोंकी थी। कमलनाथ और जयवर्धन की कांग्रेस के लिए, जो शारदा राजेंद्र सोलंकी है उनके लिए रोड शो भी हुए, कई बैठकें हुई। गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने 3 दिन का यहाँ पड़ाव भी डाला। उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो जो बीजेपी से मीना मुकेश जाटव है वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उनसे इस्तीफा दिलाने के बाद उन्हें टिकट मिला। और जो केंद्रीय मंत्री यहाँ से सांसद भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो लंबे समय तक यहाँ पड़ाव डाले रहे, पूरी चुनाव की कैंपेनिंग करते रहे और पूरा चुनाव उन्होंने ही देखा। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा हुई, सीएम का रोड शो और सभा हुआ, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत यहाँ झोंकी है। मतदाता बिल्कुल शांत है। हालांकि टक्कर जो है दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी में भी है, बीजेपी में ही है। पिछली बार शारदा सोलंकी के जो पति थे राजेंद्र सोलंकी, वो चुनाव लड़े थे अशोक अर्गल के खिलाफ और 7,000 कुछ वोटों से हारे थे। इस बार देखना होगा क्या वो मतदाताओं में विश्वास जता पाए हैं जिससे उनको जीत हो, या फिर देखना होगा कि बीजेपी जो विकास के मुद्दे पर नगर निगम में फिर से चुनाव पर आई है तो वो जनता में विश्वास जता पाती है और आगे जीत किसकी ओर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो निश्चित तौर पर ललित जी, साफ है कि कहीं ना कहीं मुरैना नगर निगम का जो चुनाव है, जिसमें मेयर के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच पिछली बार जो है बेहद नजदीकी मुकाबला हुआ था। अशोक अर्गल ने यहाँ जीत दर्ज की थी और बीजेपी के खाते में सीट गई थी पहली बार जब नगर निगम का यह गठन हुआ था। इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। वार्डों की बात करें तो 47 वार्ड है, वहां पर भी कुछ वार्डों में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार भी है, जहां बागियों से भी दोनों पार्टियों के नेता परेशान है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी दुष्यंत सिकरवार ने बताया कि यहाँ पर अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ खुद यहाँ पर रोड शो और सभाएं कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर माना जाता है कि इन सभाओं और रैलियों के बाद ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और उसमें जनता क्या सोचती है, उस पर आज जनता बटन दबाने के लिए निकलेगी। तो उम्मीद है कि मौसम साफ है तो सुबह सुबह के वक्त यहाँ वोटिंग अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब रतलाम लिए चलेंगे। रतलामी सेव आपने सुना होगा, कभी आप रतलाम जाएं तो स्वाद का जायका जरूर लें। यहां के लोग आपको उस हद तक खिलाएंगे जब तक आप आह या उफ न कर दें। ऐसा शहर है ये, बेहद खूबसूरत। रतलाम लिए चलते हैं, सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, रतलाम पर निगाहें इस वजह से भी कि दोनों पार्टियां आखिरी दौर तक यहां माथापच्ची करती रहीं। आज जब मतदाता पहुंच रहा है, क्या माइंडसेट है, क्या मुद्दा है और सियासी समीकरण क्या है? सुधीर। देखिए, रतलाम में दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज्यादा ताकत झोंकी। जहां पूर्व सीएम कमलनाथ यहां पे रोड शो करने उतरे थे, वही वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी रोड शो देखने को मिला था। 15 साल से रतलाम नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दलों ने यहां से युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मयंक जाट यहां से युवा प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, वही भाजपा की ओर से प्रहलाद पटेल को मौका दिया गया है। दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं और हमारे साथ खुद कांग्रेस के जो कैंडिडेट है मयंक जाट मौजूद है। मयंक, उन्हीं से चर्चा करते हैं। मयंक, बहुत मेहनत करी आपने, लेकिन बहुत लेट आपका नाम तय हुआ था। किस रूप में देखते हैं इस पूरे चुनाव को? क्या पर्याप्त समय मिला आपको प्रचार करने का? प्रचार करने का समय क्या बात ही नहीं है, जनता ने खुद प्रचार करा है। मयंक जाट तो एक सिर्फ चेहरा था, चुनाव तो असली में जनता लड़ रही थी। पर्याप्त समय था। क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप गए? पब्लिक ने किस तरह से रिस्पांस किया आपको? जन आशीर्वाद भैया, आपने देखा होगा कि किस हिसाब से जन आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिला है। जनता त्रस्त हो गई थी इनसे। 17 साल की सरकार ने जो भ्रष्टाचार फैलाया, जो कमीशन खोरी करी, अधिकारियों द्वारा जो हर वर्ग को प्रताड़ित किया गया, लाल गाड़ियों का आतंक आप जानते हैं, गरीबों के ठेले को उठा के फोड़ के उनकी गाड़ियों में रखा गया, वसूली की गई और हर चीज के लिए पैसे मांगे गए, तो जनता त्रस्त हो गई। सड़कें नहीं है यहाँ पर, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। किसी बूढ़ी माँ के लिए वृद्धा पेंशन के लिए उसको 6-6 महीने तक उसको नगर निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे गंदी बात रतलाम शहर के लिए। सोशल मीडिया कैंपेन
बहुत देखने को मिला और 43,000 युवा मतदाता है इस बार। तो सोशल मीडिया का कितना असर पड़ा? मैंने देखा कि हर दिन में कुछ ना कुछ आपका नया स्टेटस आता था और आपके जो प्रतिद्वंदी उनका भी स्टेटस आता था। तो सोशल मीडिया का कितना असर रहा इस पूरे चुनाव में? मैंने वचन दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से हम यंग जनरेशन के अलावा जो आज सभी वर्ग के लोग हैं उनसे कितना कनेक्टिव हो सकते हैं, हमारा प्रोस्पेक्ट वो था और निश्चित तौर पर हम बहुत अधिक आगे हैं उनसे इस माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम। कितने आश्वस्त है आज अपनी जीत को लेकर? जनता जीत रही है, मयंक जाट नहीं जीत रहा है, जनता जीत रही है। जनता जीत रही है ऐसा कहना है कांग्रेस कैंडिडेट मयंक जाट का। और अगर मैं कहूं तैयारियों की तो प्रशासन की तैयारियां पूरी है। रतलाम में आज 6 नगरीय निकायों सहित एक नगर निगम के जो बॉडी है उसको लेके शहर की जो सरकार है वो चुनी जाएंगी। 3 लाख से ज्यादा मतदाता है, 435 यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं। तो थोड़ी ही देर बाद जो है लोकतंत्र के इस महा उत्सव में शामिल होने के लिए शहर की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में रतलाम की जनता पहुंचेगी और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर से जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ के एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। बिल्कुल, पिछले बार के जो दरअसल वोटिंग परसेंटेज रहे हैं सुधीर, वही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और सुधीर एक बात और, थोड़े मौसम के मिजाज की अगर चर्चा कर ली जाए, मौसम का मिजाज किस तरह का है? अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, 48 घंटे का अलर्ट भी है और इन सब के बीच वोटर को निकाल कर लाना और वोटिंग करवाना, वो भी तब जबकि नगरीय निकाय का जो शहरी वोटर है उसकी आस्थाएं थोड़ी डिगी हुई सी रहती हैं। क्या स्थितियां रहने वाली मौसम के लिहाज से? देखिए मौसम ने अब तक पूरे चुनाव में बहुत साथ दिया है। इंद्र देवता ज्यादा मेहरबान रतलाम में नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश यहां देखने को मिली है। कल से जो फोरकास्टिंग थी कि रतलाम में तेज बारिश होगी, लेकिन आज अब तक के मौसम सुहाना है। कार्यकर्ता निकल गए हैं, गली गली घर घर पहुंच रहे हैं लगातार कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो 2014 में यहां पे चुनाव हुआ था, 67% यहां पे वोट पड़े थे और उम्मीद है कि इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 85 यानी 85 से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक 1-to-1 चुनाव होता है। पार्षद जो होता है, जो पार्षद के कैंडिडेट्स है वो हर एक आदमी को जानते हैं। तो जो दोनों ही पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लोगों को घरों से यहां पर निकालने का काम जरूर करेंगे। और मैं जब सुबह देख रहा था तो जो कार्यकर्ताओं की टोलियां है वो निकल चुकी थी घरों से वोटरों को निकालने के लिए। तो आप यकीन मानिए कि इस बार रतलाम में वोटिंग परसेंट बढ़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। और जहां तक मौसम की बात है तो मौसम वाकई इस बार पॉलिटिकल पार्टियों के, प्रशासन के और मैं कहूंगा कि जनता के साथ है। मौसम इस बार पूरी तरह से इस चुनाव में जो है कहीं ना कहीं सहायक बनकर उभरा है। चलिए यही उम्मीद है कि कम से कम वोटर को इतना मौका मिल जाए, बारिश और वोट का आपस में कोई ताल्लुक बन जाए। सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुशील के साथ हमारे जो सहयोगी हैं दुष्यंत, वो भी लगातार बने हुए हैं कि किस तरह से स्थितियां रही हैं, जमीनी स्तर पर क्या रहा है, किसने कितनी ताकत झोंकी है। और वोटिंग के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान दल कल ही रवाना कर दिए गए थे। दावा यह किया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत कमी बेशी रह सकती है, पर वोटर को अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना है। और लगातार हमारे सहयोगी इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और सुशील के पास एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। सुशील, बारिश है, वोटिंग है, और जब इस अंचल का जिक्र आता है तो सहसा बंदूक उसमें अपने आप जुड़ जाती है। क्या स्थितियां रहेंगी सुरक्षा के लिहाज से, यह भी बताएं। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जैसा कि ये सभी जानते हैं कि बीहड़ ग्वालियर चंबल इलाके में जब भी चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होती है, क्योंकि बीहड़, बंदूक और बागी ये इलाका इन्हीं 3 नामों की वजह से मशहूर रहा है, कुख्यात भी रहा है। तो यही वजह है कि सुरक्षा की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा जवान आज नगरीय निकायों में चुनाव के लिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, मुरैना की जो नगरीय निकाय है। और बात करें जहाँ तक तो करीब 12 गांव मुरैना नगर निगम में शामिल हैं, जहां भी कई इलाके ऐसे कि जहां संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए, तो वहां पर भी पुलिस व्यवस्था, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवान भी तैनात है अलग अलग इलाकों में। तो निश्चित तौर पर जब बात करते हैं चुनाव की तो कहीं ना कहीं बंदूकों का असर तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो जितने भी लाइसेंसी हथियार होते हैं वो थानों में जमा हो जाते हैं, तो उतना जोर नहीं रहता। लेकिन चुनाव के वक्त ये जरूर पुलिस सूत्र भी बताते हैं कि अवैध हथियार जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो मुरैना, भिंड और पूरा जो चंबल का इलाका है उसमें बदलाव हुआ है। हिंसा का जो ग्राफ है वो भी लगातार कम हुआ है। छुटपुट हिंसाएं और घटनाएं जरूर होती है, इस तरह का पुलिस का भी मानना है। तो उन सब हालातों से निपटने के लिए चाहे चुनाव आयोग हो या मुरैना का पुलिस प्रशासन हो, सभी पूरी तरह से मुस्तैद होने का दावा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब जैसे ही 7 बजेंगे मतदान शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पूरे मुरैना अंचल की जो नगरीय निकाय, चाहे मुरैना की बात करें, आसपास की 2-3 और जो नगर परिषद में चुनाव होना है, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था माकूल है। तो अब जैसे जैसे चुनाव में मतदान शुरू होगा वैसे वैसे हालात क्या रहेंगे वो हम आगे दिखाते रहेंगे, क्या तस्वीरें बनती है। लेकिन पुलिस और प्रशासन और चुनाव आयोग का दावा है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और हम सभी भी यही उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान के साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए और मतदान करें, लोकतंत्र में अपनी सहभागिता निभाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतदान शांतिपूर्ण होगा और सभी की यही कोशिश होती है। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कटनी का भी आज मुकाबला है, कटनी नगर निगम के लिए भी चुनाव होने हैं और किस तरीके से क्या समीकरण है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। कहाँ कौन किसके मुकाबिल खड़ा है। एक प्रत्याशी तो अभी सुबह सुबह ही रतलाम में हमारी पकड़ में आए, उनसे हमने चर्चा भी की, किन मुद्दों को लेकर वो चले ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। कटनी भी आपको लिए चलेंगे, कटनी से प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण के पास भी आपको लिए चलेंगे। देवास के दंगल में दरअसल किसका दम दिखता है ये भी जानेंगे। लेकिन प्रभाकर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत शॉर्ट में सियासी समीकरण, मौसम का हाल और क्या स्थितियां इस वक्त। प्रभाकर, देखिए ललित, मौसम का मिजाज बिल्कुल सही बना हुआ है। मौसम कटनी का पूरा खुला हुआ है। ठीक आधे घंटे बाद कटनी में मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो इस कटनी नगर निगम के चुनाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा करीब 1000 पुलिस बल मतदान केंद्रों में लगाए गए हैं। और साथ ही मुकाबले की बात की जाए तो कटनी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बीच का मुकाबला ही है। साथ ही बीजेपी से बागी जो प्रत्याशी रही प्रीति सूरी, उनके बीच भी यह मतदान होता नजर आ रहा है। आने वाले कुछ समय में, अब कुछ देर में हम मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें जिस तरीके से मतदान होने हैं उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ और मतदान कर्मी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और ठीक 7 बजे से कटनी नगर निगम के क्षेत्र पर मतदान शुरू हो जाएगा। जी ललित, चलिए आगे थोड़ा मुद्दों पर प्रभाकर चर्चा करेंगे। देवास आपको लिए चलते हैं। देवास का दंगल अपने आप में दिलचस्प है। अरुण, क्या कुछ अपडेट, किस तरह का सियासी समीकरण देवास में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अगर देवास नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर 2,39,652 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 3252 ऐसे मतदाता हैं जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, वो भी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। और इसके साथ ही जो युवा मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 2700 से ज़्यादा 2786 ऐसे मतदाता हैं जो युवा मतदाता हैं, वो पहली बार वोट करेंगे। अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो गीता अग्रवाल यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस से विनोदनी व्यास यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और अगर बात की जाए तो मनीषा चौधरी हैं जो कांग्रेस की बागी हैं, वो इन बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। और क्योंकि वो कांग्रेस से बागी होकर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच हालांकि मुख्य मुकाबला है। पिछली बार की बात की जाए तो यहाँ पर सुभाष शर्मा थे जो बीजेपी के मेयर यहाँ पर थे, 12,000 से ज़्यादा वोटों से वो पिछली बार जीते थे। उन्हें मनोज राजानी जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनको उन्होंने हराया था। देवास औद्योगिक शहर भी है और चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अगर नगर निगम की बात की जाए तो देवास में वही मुद्दे हैं जो सभी जगह हैं, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे हैं। हालांकि जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर अभी सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो अतिक्रमण हटाया गया था उसको लेकर खासी नाराजगी लोगों में देखी गई है। और विकास की अगर बात की जाए तो नगर निगम ने विकास तो यहाँ पर किया है। आज यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा अगर देवास जिले में 4 नगर परिषद भी हैं जहाँ पर अभी मतदान होगा और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा हाल है। और अगर मौसम की बात की जाए तो अभी बादल यहाँ पर है और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में या दोपहर तक पानी गिरने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों से अपील यही की जा रही है कि जल्दी से घरों से निकलें और अपने मतदान स्थल तक पहुंचे और मतदान का उपयोग करें। हालांकि अभी 7 बजने में थोड़ा सा समय है, इसलिए अभी मॉक पोल यहाँ पर होगा और उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी।
ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ नगर निगम में मतदान केंद्र बनाया गया है और एक आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कोरोना को देखते हुए यहाँ पर टेम्परेचर सबसे पहले लिया जाएगा, सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था है। जो मतदाता यहाँ पर आएंगे उनसे पहले उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद सैनिटाइज उनको किया जाएगा, उसके बाद ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना भी एक चुनौती है। हालांकि सभी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और अब बस कुछ ही देर में सुबह 7 बजते ही यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मतदाता जब यहाँ पहुंचेंगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो महापौर के यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं जिनका भाग ईवीएम में बंद हो जाएगा। अगर पार्षदों की बात की जाए तो यहाँ पर 45 वार्ड हैं जिसमें 291 प्रत्याशी हैं पार्षद पद के लिए, उनका भाग्य भी ईवीएम में बंद हो जाएगा और जो मतगणना है वो 20 जुलाई को यहाँ पर मतगणना होगी। जी जी, 20 जुलाई को मतगणना होगी। और आज जो भाग्य है, ये बात सही है कि आज भाग्य भी कैद हो जाएगा, दुर्भाग्य भी कैद हो जाएगा, सौभाग्य भी कैद हो जाएगा और इन सब का दारोमदार है आप पर जो मतदाता है। सुशील, एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। आपने अभी लगातार आप दुष्यंत से चर्चा भी कर रहे थे और जब आप लोग चलते हैं तभी आप सब तो खबरों को सूंघ लेते हैं और कुछ समय के बाद खबरें आप सबको पकड़ने लगती हैं। क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं सुशील? हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात रही, सभी से मैं मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एक बहुत दिलचस्प बात रही कि पता नहीं इस बार लोगों को वो उदयपुर की चर्चा करते रहे, वो राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करते रहे, जबकि अपने मुद्दे उन्होंने बिसूर दिए। तो वो भुलाए गए हैं या लोग सच में भूल गए हैं? यह बड़ी दिलचस्प बात है। मतदाता बहुत साइलेंट हो गया है, वो इधर की बात करेगा, वो उधर की बात करेगा और जाके धीरे से वोट कास्ट कर देगा। इन सब के बीच मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सुशील, क्या महसूस किया आपने? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुरैना नगर निगम की अगर बात करें तो लगभग 7 साल पहले मुरैना नगर निगम का गठन हुआ था। करीब 2.5 लाख से ज्यादा यहाँ मतदाता है। 12 गांव भी इस नगर निगम क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर मुरैना में जो स्थानीय मुद्दे हैं मूलभूत सुविधाओं के, चाहे बात करें ट्रांसपोर्ट नगर की, इसके अलावा जो शहर के बाहरी इलाके वहाँ की सड़कें खराब है, शहर के मुख्य जो चौराहे हैं वहाँ अगर देखें तो ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, अतिक्रमण है, सीवेज की समस्याएं हैं, गंदगी की समस्या है। तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर हावी है और उन्हीं के आधार पर मतदान होता है नगरीय क्षेत्रों में अगर बात करें तो। लेकिन इस चुनाव में देखने में ये भी आया है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इन स्थानीय मुद्दों को किसी पार्टी ने मेरा ख्याल है छुआ नहीं। एक आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय छोटी पार्टियां या निर्दलीय, उन लोगों ने जरूर इन पर फोकस किया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं और केंद्र और राज्य के जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को गिनाते हुए यहाँ पर चुनाव में भाजपा ने प्रचार किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी अगर देखें तो कमलनाथ सहित तमाम नेता प्रतिपक्ष, गोविंद सिंह हो या फिर स्थानीय जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी कांग्रेस का जो 1.5 साल का शासनकाल रहा था मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का, उनकी उपलब्धियों को यहाँ गिनाया है। तो कहीं ना कहीं और भी अगर मुद्दे देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, उदयपुर कांड हो या फिर नूपुर शर्मा का मामला हो, तो ये छोटी छोटी जो नगरीय निकाय चुनाव है वहां पर भी ये मुद्दे हावी होते रहे हैं। चुनावी सभाओं के दौरान इन मुद्दों पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से जो है वार प्रतिवार नजर आते रहे। तो निश्चित तौर पर मुद्दों की बात करें तो जनता के दिमाग में तो स्थानीय मुद्दे और जो उनका स्थानीय प्रत्याशी चाहे पार्षद हो या मेयर हो, उसकी छवि किस तरह की है, उसका मिलना या फिर जनता के लिए उसकी सुलभ होना या फिर उसके काम की या पिछला जो उसका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, उन सब आधार बनाकर जो है मतदाता वोट करेगा। तो निश्चित तौर पर मतदाता की जो खामोशी है वो जब ईवीएम खुलेगी, नतीजे आएंगे, तभी ये पता चलेगा कि मतदाता की खामोशी ने जो है किसका बटन दबाया है, किसका भाग्य चमकाया है और किसके भाग्य पर जो है ताला लगाया है। बिल्कुल, किसके भाग्य पर ताला लगाया है। दरअसल हुआ यह भी है कि सोशल मीडिया ने छोटे छोटे नेताओं का कद इतना बड़ा कर दिया है कि वो जमीन से, वो नाली से, वो सड़क से, वो सीवेज की प्रॉब्लम से, वो पानी की प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हो गए हैं। सुधीर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आते हैं? बारिश, हालांकि अभी बहुत झमाझम बारिश का दौर रतलाम ने नहीं देखा है, बावजूद इसके किस तरह की स्थितियां हैं मुद्दों को लेकर? सुधीर।
देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना पूरा जोर लगाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां मोर्चा संभालने उतरे थे। 49 वार्ड है, 2,14,000 यहां पे वोटर है और कुल मिला के युवा वोटरों की अगर मैं बात करूं तो 19 से लेकर 40 साल तक की उम्र के 1 लाख वोटर है। तो इस बार पूरे चुनाव में जो दारोमदार रहेगा युवा वोटरों के ऊपर रहेगा और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बार सोशल मीडिया को अपना प्रमुख हथियार बनाया था और छोटे छोटे जो शपथ है और बहुत से ऐसे इश्यूज थे, इसको लेके जो है सोशल मीडिया पे लगातार कैंपेन इन्होंने चलाया और युवा वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश यहां पर दोनों ही पॉलिटिकल दलों ने की थी। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो बीजेपी यहां पर जो 15 सालों में उन्होंने रतलाम शहर में विकास किया था नगर निगम के माध्यम से, उनको लेकर जनता के बीच यहां पर पहुंची है। बड़े नेता यहां पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यही कहा था कि विकास के नाम पर जो हजारों करोड़ के काम उन्होंने रतलाम शहर में किए हैं, 4 लेन है, मेडिकल कॉलेज है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है रतलाम में 1700 हेक्टेयर का, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं और जनता के बीच में गई है। वहीं कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लेके गई है। नगर निगम का करप्शन, बदहाल सड़कें और सीवर की समस्या, जल की समस्या को लेकर जनता के बीच में गई है। अब देखना यह है कि आखिर कौन सा जो पार्टी है अपनी बात जनता के बीच में, जनता को समझाने में कामयाब रही है। आज बड़ी संख्या में जब वोटर निकलेगा, वोट करेगा, वोटिंग % बढ़ेगा और जब 20 तारीख को रिजल्ट आएगा तब तय हो पाएगा कि आखिर जनता ने किसे अपना मैंडेट दिया है और कौन से दल पर आखिर जनता ने भरोसा किया है। तो मुद्दे काफी गर्म थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा यहां पे जोर लगाया। बड़े बड़े नेताओं के रोड शो देखने को मिले। तीसरे चरण में रतलाम था तो लंबा समय कैंडिडेट्स को भी मिला, बड़ा बैटल यहां पे देखने को मिला, रोचक मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों ने बड़े पैमाने पर युवा प्रत्याशियों को यहां पे उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे लगभग 49 वार्डों में 43 जो पार्षद प्रत्याशी बीजेपी ने वो दिए हैं, जबकि इसी की तुलना में कांग्रेस ने भी करीब 30 से ज्यादा नए चेहरों को उतारा है। तो नए चेहरों पर दोनों ही दलों ने इस बार पूरा भरोसा जताया है और जनता की उम्मीदों पर लोग अब कितना खरा उतरते हैं, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाली मतगणना की तारीख ही बता पाएगी। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है और लगातार हम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक तस्वीर का हम जिक्र कर लेते हैं और वो जिक्र ये है कि बहुत सारे पुल पुलिया की तस्वीर इस वक्त आ रही है। शहरी इलाकों के पुल तो खैर ठीक ठाक हैं, लेकिन जो गांव को जोड़ते हैं, 2 गांव को आपस में जोड़ते हैं, उन पुलों की बात की जाए। कल जबलपुर से एक तस्वीर आई और उसमें जो पुल है वो हालिया बना पुल है और वो पुल पहली दूसरी बारिश झेल नहीं पाया और वो इस तरीके से टूट गया जैसे चाय में जाके बिस्कुट टूट जाती है। इस तरह की स्थितियां भी सामने हैं। क्या वोटर इन सबको याद रख के भी वोट करने जाएगा? ये भी बड़े सवाल रहेंगे। प्रभाकर, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह के मुद्दे जब आप लोगों से चर्चा करते हैं? प्रभाकर। देखिए ललित, स्थानीय मुद्दे लोगों के वही हैं जो आम शहरों और नगरों में देखे जाते हैं। लोगों को पेयजल की समस्या, जिस तरीके से इस बार कटनी में भीषण गर्मी पड़ी, उसको देखते हुए कटनी नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी पेयजल की भी समस्या देखने को मिली रही, जिसके चलते जो अब ये चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पेयजल की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जहाँ तक सड़क नालियों व सीवर लाइन की बात की जाए तो सीवर लाइन में जिस तरीके से कार्य किए गए थे उससे चलते लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये सभी इस नगरीय निकाय चुनाव में बने हुए हैं और कुछ समय बाद जब मतदान शुरू होगा तो लोगों के मन में जो मुद्दे और जो योजनाओं का लाभ मिला है उस पर लोग अपना मतदान करने पहुंचेंगे। ठीक आधे घंटे बाद कटनी के इस जाकिर हुसैन वार्ड में बने मतदान केंद्र में मतदान शुरू होगा और आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। चलिए, सुरक्षा अभी पूरी है और मतदान की बारी है। अब सभी को घरों से निकलना है। कुछ देर बाद शुरुआती प्रक्रिया में मॉकपोल होगा और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। अरुण के पास कुछ हलचल नजर आ रही है देवास की तस्वीरों में। अरुण, क्या कुछ अपडेट? मेरा ख्याल है मॉकपोल इस वक्त चल रहा है, एजेंट पहुंच चुके होंगे। अरुण। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मॉकपोल यहाँ पर शुरू हो गया है। नगर निगम का मतदान केंद्र यहाँ पर मॉकपोल चल रहा है और आप देख सकते हैं कि सभी एजेंट और जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मॉक पोल अभी किया जा रहा है जिससे ये देखा जा रहा है कि सभी मशीनें सही काम कर रही हैं और जो ईवीएम है वो सही काम कर रही हैं और
उसके बाद यहाँ पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे एक मॉक पॉल की तस्वीरें हैं जो अमूमन मतदान से पहले क्या किया जाता है। तो आप वो सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं नगर निगम में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वहाँ पर ये मॉक पॉल किया जा रहा है। मतदान केंद्र क्रमांक 155 है ये देवास का। देवास की अगर बात की जाए तो 2 लाख शहर की जनसंख्या है, और अगर मतदाताओं की बात की जाए तो बहुत कम मतदाता है, बहुत छोटी ये नगर निगम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2,39,652 ही यहाँ पर मतदाता हैं। आप कह सकते हैं अमूमन के 2,40,000 के करीब मतदाता हैं। और जिस तरह बारिश का समय है ऐसे में कम लोग ही घर से निकल रहे हैं। जो पिछली बार देखा गया था कि इंदौर में ही 60% के लगभग मतदान हुआ था, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बातें भी की जा रही हैं और उसको बढ़ाने के लिए तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। खास तौर से जो जिला अधिकारी हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं उनके द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए निर्वाचन अधिकारी की तो वो भी लगातार नज़र बनाए हुए कि इस बार जिस तरह चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान का प्रतिशत कम ना हो, लोग घरों से निकलें और वोट डालने वो ज़रूर जाएं। इसके लिए तमाम जागरूकताएं अभियान भी यहाँ पर चलाए गए हैं। और अगर बात की जाए कोविड की तो मैं ये यहाँ पर कोविड को लेकर भी तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मास्क है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास्क हैं। जो मतदाता आएंगे उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उनको मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, टेम्परेचर की व्यवस्था है। यहाँ पर ये फेस शील्ड भी यहाँ पर रखी हुई है। कोई जी बताइए आप क्या क्या व्यवस्था है कोरोना को लेकर? ये जो भी मतदाता आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, जिसके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जाएगा, और सर्दी जुकाम का पेशेंट आएगा उस समय ये शील्ड पहना के उनको भेजा जाएगा। जो सर्दी जुकाम के मरीज आएंगे उनको क्या कोई अलग व्यवस्था है कि यहीं पे मतदान होगा? एक ही मतदान पर शील्ड से उनको भेजा जाएगा। उनको ये शील्ड की व्यवस्था की गई है? हाँ, शील्ड की व्यवस्था की गई है। वो शील्ड मास्क और ऊपर से शील्ड लगा के फिर भेजा जाएगा। देखिए शील्ड उनको लगाई जाएगी जो सर्दी जुकाम के मरीज हैं, वो अगर वोट डालने आएंगे, मतदाता वोट डालने आएंगे तो उनके लिए ये तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं और कोरोना भी एक चुनौती है, इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर की जा रही हैं। और मॉक पोल हम आपको बता दें यहाँ पर हो चुका है और अब बस मतदान शुरू होने वाला है। मतदान आदर्श मतदान केंद्र है नगर निगम देवास का, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो आज जो पहली बार वोट डालेंगे 2768 मतदाता वो 18 से 19 साल के बीच के होंगे, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उनमें खासा उत्साह देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग मतदाता हैं 3252 जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग मतदाता है वार्ड 26 में बताए जा रहे हैं कि जो देवास का वार्ड 26 में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मतदाता हैं और सबसे जो युवा मतदाता है वार्ड क्रमांक 11 है, वहाँ पर सबसे युवा मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देवास की अगर राजनीति की बात की जाए, पॉलिटिकल बहुत साउंड लोग हैं, बहुत जागरूक शहर है देवास। और हम आपको बता दें कि यहाँ से सज्जन सिंह वर्मा हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो राजनीति करते हैं। गायत्री पवार हैं, तुकोजी राव पवार हैं, थे अब तो नहीं है, हालांकि उनकी जो पत्नी है वो यहाँ से विधायक हैं। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर देवास से निकले हैं और देवास की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है, क्योंकि कुमुदनी व्यास और गीता अग्रवाल के अलावा मनीषा चौधरी जो कांग्रेस की बागी हैं वो भी मुकाबले में दिख रही हैं, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। तो मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। कई जगह हालांकि इस तरह की स्थितियां हैं। प्रभाकर लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रभाकर, बागियों ने क्या आपके यहाँ भी बहुत बवाल मचाया हुआ है? एक बागी का आपने नाम भी लिया था, मेरा ख्याल प्रीति सूरी, और क्या उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई? तो बागी क्या कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? बगावत को लेकर भी आप सभी से आगे सवाल रहेगा। प्रभाकर, सबसे पहले आपके पास, बगावत भारी पड़ सकती है?
देखिए ललित, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कटनी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और जो बीजेपी से बागी विधायक बागी प्रत्याशी प्रीति सूरी के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था, उसके बाद ही बीजेपी के काफी बड़े लेवल से इन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी और बड़े बड़े नेताएं भी कटनी पहुंचे हुए थे। साथ ही इनसे बात भी की गई थी कि ये अपना नामांकन रद्द करा लें, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते इन्होंने अपना निर्दलीय फॉर्म भर दिया और आज ये स्थिति बनी है कि कटनी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि आज जब मतदान होगा तो लोगों के मन में काफी जो मुद्दे रहे उस पर लेकर मतदान किया जाएगा। अब जहां तक बात की जाए बागी प्रत्याशियों की, तो बीजेपी ने साफ कह दिया था कि जो भी बीजेपी से बागी होकर अपना नामांकन दाखिल करेगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर पद के लिए भर रहा है, उसे 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बात का क्लियरेंस कटनी में आकर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा भी दिया जा चुका है। जी ललित, ये एक बात दिलचस्प रही है। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस बार ये बात दिलचस्प रही। आमतौर पे भाजपा इसकी एक्सपर्ट मानी जाती है कि बगावत की दरअसल कोई जगह दी नहीं जाएगी, जो बगावत करेगा उसे मना लिया जाएगा, या ऐन वक्त पे पता नहीं कैसे अंतरात्मा में परिवर्तन बीजेपी का मैनेजमेंट ले आता है कि बागी जो है वो नाराज रह जाते हैं, बागी नहीं बन पाते हैं, नाराज बस रह जाएंगे, थोड़ा वो रूठने मनाने का खेल चलता रहेगा। लेकिन अरुण, इस बार ये हुआ है कि सिरे से सफाई की गई है, बिल्कुल तेजी से तलवार चलाने के अंदाज में। ज्यादातर जगहों पर निकाय चुनाव में भी यही नजर आया। अरुण, बिल्कुल, देखिए जैसे ही 22 तारीख को नाम वापसी का जो आखिरी दिन था और जब कहा गया प्रत्याशियों को, जो बागी प्रत्याशी थे उनको नाम वापसी के लिए कहा गया, उन्होंने अगर नाम वापस नहीं लिए तो संगठन ने तत्काल उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। मतलब तत्काल उन पर तलवार चलाई गई, एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी जो बगावत करेगा वो ठीक नहीं होगा। और यही वजह थी कि सभी जो नगर निगम है या नगरीय निकाय हैं उनमें बीजेपी ने अपने बागियों को पार्टी से निष्कासित किया, चाहे इंदौर हो, देवास हो, और भी जो भी नगर निगम 16 नगर निगम उनमें तत्काल कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने भी की। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने बागियों को पार्टी से बाहर किया, लेकिन फिर भी कई बागी ऐसे रहे जो चुनाव लड़ रहे हैं और वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गणित बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इस बार एक और अहम बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में कूद पड़ी है। उनके प्रत्याशी भी कई जगह मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वो भी मुकाबले में दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी भी इस बार दोनों ही सियासी दलों का गणित बिगाड़ेगी। उनके भी तमाम वोटर्स हैं, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है और उनके तमाम बड़े नेता भी मेरा ख्याल चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई दिया। मेरा ख्याल आप रीवा में संभवतः इस तरह की स्थितियां, एक दो जगह और इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और अरुण, ये दिलचस्प है कि वो खुद कितने मजबूत है, इससे ज्यादा पॉइंट ये ज्यादा है, महत्वपूर्ण है कि वो कई लोगों को मजबूर कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक लैब की तरह एक्सपेरिमेंट कर रही है निकाय चुनाव में, लेकिन पटकथा जो लिखी जा रही है वो 2023 विधानसभा की लिखी जा रही है। अरुण, बिल्कुल, देखिए हम बात करें तो शहडोल जो नगर निगम है वहाँ पर, नगर पालिका है वहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल उनका तय माना जा रहा है आम आदमी पार्टी का जीतना, क्योंकि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी प्रचार करने पहुंचे थे। इसके अलावा इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर संजय सिंह हैं जो उनके सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पर प्रचार करने पहुंचे थे। तो आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर इसमें लगाया है। और अगर AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनने भी कई जगह अपने पार्षद के प्रत्याशी खड़े किए हैं और महापौर के प्रत्याशी भी हैं उनके, तो वो भी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनमें उनका भी जोर है। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है वो चतुष्कोणीय भी हो गया है कहीं कहीं। हालांकि कई जगह जो है निर्दलीय भी इस मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शरद पवार की जो पार्टी है उसके लोग भी कई जगह मेयर के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। हालांकि उनका कुछ ज़्यादा वजूद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर बात की जाए निर्दलीयों की तो निर्दलीय जरूर कई जगह मजबूत स्थिति में है। और वो यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चिंताएं निर्दलीय बढ़ा रहे हैं और वो चुनाव भी बड़ी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं।